आज हम लोग पढ़ेंगे कृतिका का 5वां पाठ, मैं क्यों लिखता हूँ, उसका सारांश देखिए बच्चों। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है। अभी पाठ जब हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले उसके बारे में थोड़ा जिस्ट समझते हैं कि हम जब कुछ लिखते हैं, यानी जो कवि और लेखक होते हैं, जब भी वो कुछ लिखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा या कोई इंस्पिरेशन होता है। ऐसे ही नहीं कोई कविता लिखने लग जाता और कहानी लिखने लग जाता। लेखक उस पक्ष को अधिक स्पष्ट और ईमानदारी से लिख पाता है जिसे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। अभी लेखक कह रहे हैं कि जब मैं कुछ लिखता हूँ, किसी के बारे में लिखता हूँ, तो मैं तब बहुत अच्छा लिख पाता हूँ जब मैंने वाकई उसको देखा हो। और ये सच्चाई है। जैसे आज से पहले हम लोग कभी कोई महामारी का वर्णन करते होते या निबंध उस पर लिखा हो तो हम कैसा लिखेंगे? पढ़ा हुआ, जाना हुआ, सुना हुआ। लेकिन आज अगर हमसे कोई कहे कि महामारी पर एक निबंध लिख दो तो आप और हम सब लोग बहुत अच्छा निबंध लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष उसको देखा है, भोगा है उसको। तो लेखक भी बहुत अच्छी और बहुत ईमानदारी से उसको लिख सकता था। लेखक विज्ञान के छात्र हैं। लेखक ने जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में केवल सुना था। जब वह जापान गया तो वहां एक पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया देखी तो उसे रेडियोधर्मी के विस्फोट की भयावह रूप उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होने लगा। और उस याद को लेखक ने भारत आकर रेल में बैठे बैठे उसे कविता के रूप में उतारा। अभी यहाँ कहानी क्या है बच्चों? हिरोशिमा और नागासाकी में जो रेडियोधर्मी परमाणु बम विस्फोट किया गया था, अगर आपको कहानी पता हो तो जो हमारा अगर बच्चों आपको कहानी या इतिहास पता हो तो आपने सुना होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान के ऊपर हमला किया था। और उस समय उसने पहले नागासाकी पर और फिर पहले हिरोशिमा पर और फिर नागासाकी पर 3 ही दिन के अंतर पर रेडियोधर्मी बम गिराए थे और उससे करोड़ों लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे। कितनी सेना के लोग मर गए और कितने जो आम जनता थी वो मारे गए। और मरे उसके बाद भी सालों तक उस जो रेडियोधर्मी बम गिराए उसका प्रभाव सालों तक रहा। मतलब उसके आफ्टर इफेक्ट्स लोगों को बीमारियां, बच्चे जो थे जो पैदा हो रहे थे बच्चे साल भर के अंदर, वो सब डिफॉर्मिटी उनके अंदर आ गई थी। अपंग बच्चे पैदा हुए, किसी की आंख नहीं, किसी का कान खराब, किसी के पैर नहीं। इस तरह से अंदर तक शरीर का अंदर तक के अंग जो हैं वो लोगों के प्रभावित हो गए। जो बच गए, बाकी तो मर गए, जो बचे वो भी इतने प्रभावित रहे कि उनकी कई पीढ़ियां इस अटैक से, इस आक्रमण से प्रभावित रही। और ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी विभत्स घटना है। तो यहाँ लेखक उस घटना की बात कर रहा है कि वो जापान गया तो उसने देखा नहीं था, प्रत्यक्ष नहीं देखा था वो बम गिरते, लेकिन उसने सुना था। तब तक उसको वो बात नहीं समझ में आई। वो जब जापान गया तो द्वितीय विश्व युद्ध पहले हुआ था, लेकिन अचानक उसके एक पत्थर पर नजर पड़ी और वो पत्थर जला हुआ पत्थर था। पत्थर, सोचिए, पत्थर जल गया। पत्थर जलता है कभी? पत्थर जल गया, काला पत्थर था और उस पर एक सफेद सी छाया सी बनी हुई थी और उस आकृति में ऐसा लग रहा था किसी इंसान की आकृति है वो। तो यानी वो कहीं आसपास होगा, बम गिरा होगा तो वो उस पत्थर पर ही चिपक करके मर गया होगा और वो आकृति उस पत्थर पर छप गई। तो लेखक की नज़र ऐसे एक पत्थर पर पड़ी जो पत्थर जला हुआ था और उस पे एक आदमी की आकृति बनी हुई थी। वो अंदर तक सिहर गया कि कितना भयानक ये दृश्य रहा होगा, कितना भयानक ये आक्रमण रहा होगा, लोगों ने क्या त्रासना झेली होगी। और ये सोचते हुए उसको वो भाव आए कि जब वो लौट रहा था और ट्रेन में बैठा था, तब वो रेल में बैठे बैठे उसने उस नागासाकी हिरोशिमा के आक्रमण पर एक कविता लिखी। तो कुछ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब हम कुछ प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का हम अनुभव करते हैं तो हमको उसकी प्रेरणा मिलती है लिखने की। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि लिखने की प्रेरणा केवल अपने अंतर प्रत्यक्ष से ही नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को बाहर से भी मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में हूँ और बच्चे मुझे बोले कि मैम एक कविता लिख दीजिए हमारे लिए, तो मेरी प्रेरणा क्या होगी? मेरे बच्चों ने बोला है उनके लिए कविता लिखनी है मुझे इस टॉपिक पर, तो मैं उनके लिए कविता लिख दूंगी। तो मेरी प्रेरणा बाहरी है। या हो सकता है स्कूल की कोई आवश्यकता हो और प्रिंसिपल बोले कि मैडम ज़रा आप ये लिख दीजिए, छपना है प्रेस में, तो मेरी प्रेरणा बाहरी है, बाह्य प्रेरणा है।
प्रेस होती है, सोसाइटी होती है, धर्म होता है, कुछ भी हो सकता है। कोई हमारा दोस्त मित्र हो सकता है, उसका कोई वर्षगांठ हो, मान लीजिए उसका बर्थडे हो, मुझे एक कविता लिखनी है। तो बाहरी प्रेरणाएं भी होती हैं, लेकिन जो असली कविता होती है वो अंदर से उतरती है, अंदर से निकलती है। और वो कहाँ से निकलती है? वो अनुभूति से निकलती है, वो अनुभव से निकलती है। अनुभव जो हम फील करें, अनुभूति जो अंदर से निकलती है, मतलब बिल्कुल हमारे अंदर कोई चीज़ समा गई हो, वो अनुभूति। तो उस अनुभूति से निकली हुई कविता जो है वो बहुत सुंदर होती है। तो यहाँ लेखक ये बताना चाहता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसकी रूपरेखा समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसका सारांश। मैं क्यों लिखता हूँ का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकता। लेखक का मानना है कि लिखकर ही लेखक अपने अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान सकता है। जब हम लिखते हैं या लेखक जब कोई लिखता है तो लिख करके वो अपने आप को जानता है। दुनिया को बताने के लिए नहीं लिखता, वो अपने अंदर को, अपने आप को जानने के लिए वो लिखता है। तो वो कह रहा है मैं अपने आप को भी नहीं जानता, और मैं अपने आप को कैसे जान पाऊंगा? जब मैं लिखूंगा, और लिखकर ही उससे मुक्त हो सकता हूँ। और मेरे अंदर की जो व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब मजबूरी, मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा, मैं कैसे जानूँ? मेरी ये व्यवस्था है, ये कैसे दूर होगी? मैं इससे कब मुक्त होगा? जब मैं खुद लिखूंगा। तो मैं लिख करके अपनी इस व्यवस्था से मुक्त हो जाता हूँ कि मैं अपने आप को जानूँ। और मैं ये भी जानना चाहिए मैं क्यों लिखता हूँ। मैं खुद ही नहीं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, और ये प्रश्न का उत्तर मुझे तब मिलता है जब मैं वाकई लिखता हूँ। तब मुझे इसका उत्तर मिलता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। इसलिए वह लिखता है। लिखने के पीछे सभी लेखकों के लिए कोई ना कोई कारण होता है। हर आदमी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। कुछ ख्याति मिलने के बाद कुछ बाहरी की व्यवस्था से लिखते हैं। जैसे किसी को कोई कवि बहुत प्रसिद्ध हो गया तो अब लोग कहेंगे भाई आप और लिखिए, आप और लिखिए। तो प्रसिद्धि के लिए लोग लिखते हैं। किसी को प्रसिद्धि मिल गई तो वो और लिखते हैं, तो उनकी बाहरी व्यवस्था हो जाती, मजबूरी होती, लोग प्रेशर डालते हैं भाई लिखिए। जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। अभी जो संपादक होते हैं वो कहेंगे नहीं आप हमारे पेपर में छपवाना, आप एक आर्टिकल लिख के दीजिए। प्रकाशक, पब्लिशर बोलेगा नहीं हमें वो प्रकाशित करना है, आप हमें एक लिख के दीजिए। या हमारी आर्थिक आवश्यकता, मैं लेखक हूँ, कहानी लिखकर मेरी कुछ आर्थिक मदद होती है, मेरा घर चलता है उससे, तो मुझे अब पैसे नहीं है तो मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। लिखूंगी, वो बिकेगा, तब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो मेरी आर्थिक व्यवस्था भी हो सकती है। कुछ अभ्यंतर प्रेरणा से लिखते, अभ्यंतर आंतरिक, अंदर की प्रेरणा से भी कुछ लोग लिखते हैं। किसी को कुछ नहीं मतलब है, वो अंदर से उनको प्रेरणा आती है तब वो लिखते हैं। हर एक रचनाकार या लेखक यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी कृति बाहरी दबाव का। अभी लेखक कभी नहीं बताता कि ये कहानी उसने, ये कविता उसने बाहर की प्रेरणा से लिखी या अंदर की प्रेरणा से लिखी। इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं सकते। अभी कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं, लिखना आता है उनको लेकिन वो लिखते ही नहीं है। जब कोई बाहर से प्रेशर डालेगा तब लिखेंगे। लोग कहेंगे नहीं लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा, कल आपकी डेट है तो लिखिए, तो लोग लिखते हैं। तो ऐसे भी आलसी लोग होते हैं। ये कैटेगरी बता रहा है कैसे कैसे तरह के रचनाकार होते हैं। यह कुछ उसी प्रकार से है कि जैसे सुबह नींद खुल जाने पर भी बिस्तर पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। जैसे हम लोग अलार्म लगाते हैं 5 बजे का, आँख खुल गई 4:30 बजे, तो अब हम 4:30 से 5 बजे आधे घंटे बिस्तर पर, अरे अलार्म बजेगा तो उठेंगे। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो लोग बाहरी प्रेरणा का इंतजार करते हैं। इसीलिए इस प्रकार कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हुए बिना उसे सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ से संबंध जुड़ा रहे। अभी कवि जो है या लेखक जो है वो इसीलिए नहीं लिखता, जब कोई कहेगा तब लिख देंगे, और फिर वो उसके लिए काम के प्रति समर्पित नहीं होता। वो बाहरी प्रेरणा को सहायक यंत्र यानी उसके हेल्पिंग कोई इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है कि कोई कहेगा तब मेरा अंदर की हिम्मत जागेगी, तब मैं लिखूंगा। और क्यों लिखेगा? क्योंकि भौतिक यथार्थ से उसका संबंध जुड़ा रहे। भौतिक यथार्थ मतलब समाज से, दुनिया से उसका संबंध, एक कनेक्शन बना रहे। लेकिन वो लिखेगा भी तभी जब कोई बाहर से ज़बरदस्ती प्रेशर डालेगा, तब वो लिखेगा। लेखक कहता है कि उसे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लेखक कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपने आप ही उठ जाता है, यानी अपने आप, वो किसी अलार्म वलार्म की ज़रूरत नहीं। मैं उठ जाता हूँ, अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं। मैं 4:30 आँख खुली तो मैं 4:30 उठ जाऊँगा, बजता रहे 5 बजे अलार्म। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। पढ़ने वाले बच्चे सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ूंगा, और जब 4 बज गए तो बंद करके सो जाते हैं। कुछ बच्चे 4 बजे उठना है, 3:45 पौने 4 पे आँख खुल गई, 15 मिनट और सो लेते हैं, अभी अलार्म नहीं बजा, सो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि अलार्म बजे या ना बजे, आँख खुल गई तो उठ जाते हैं, बजेगा जब बजेगा अलार्म।
तो ये जिस प्रकार है उसी प्रकार से रचनाकारों के भी प्रकार होते हैं। भीतरी व्यवस्था क्या होती है इसका वर्णन करना कठिन है। अब अंदर से जो मजबूरी है इसका वर्णन तो ठीक ठाक नहीं किया जा सकता, ये लेखक कह रहा है। इसे समझाने के लिए लेखक उदाहरण देते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए रेडियो धर्मिता के प्रभाव क्या होते हैं इन सबका मुझे पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान है। अभी लेखक कह रहे हैं मैं तो साइंस स्टूडेंट था, तो रेडियो धर्मिता क्या होती है, एटॉमिक एनर्जी क्या चीज़ होती है, ये मुझे पता है, उसका सिद्धांत विधांत मैं सब जानता हूँ। जब हिरोशिमा पर अणुबम गिरा तो उन्होंने समाचार में पढ़ा, जब गिरा होगा वो बम तब इन्होंने केवल पेपर में पढ़ा था, उसके प्रभावों का परिणाम भी सामने आया। अब बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स या जो न्यूज़ आती हैं वो भी पता चले इनको। विज्ञान के इस अनुचित प्रयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह हुआ और लेखक ने लिखा भी। अब लेखक ने एक कविता लिखी भी होगी उस समय कि विज्ञान का इतना बड़ा ऐसा प्रयोग कि आप अनुचित प्रयोग कर दो, लोग मर गए, इस विज्ञान से क्या फ़ायदा। इन्होंने इस पर कविता कहानी भी लिखी होगी। पर लेख में अनुभूति के स्तर पर जो यथार्थता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है, लेकिन लेख में वो बात उनके नहीं आई जो यथार्थता में आती है। यथार्थता मतलब जो सच्चाइयों में आती है, और वो सच्चाई कब होती है, तब जब कोई आप सच्चाई सामने देखते, तब उस पर जो हमारी बौद्धिक मेंटल पकड़ बनती है, हम जिस तरह से लिखते हैं तब हम अच्छे से समझ पाए। जैसे किताबों में आपके सब कुछ लिखा हुआ है, किताब देख करके पढ़ करके आपको समझ में आता होगा, लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आता। वही चैप्टर जब आप क्लास में टीचर एक्सप्लेन करता है और आप सब समझ लेते हैं तो आपकी पकड़ बन जाती है उस पर। फिर जब आप लिखते हैं अपने उत्तर तो वो बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही लेखक सुन करके तो लिख देता था, लेकिन यथार्थ जब उसका अनुभव करते हैं तब वो लेखन जो है वो एक अलग ही लेवल का होता है। इसीलिए मैंने इस विषय पर कविता नहीं लिखी। लेखक बताते हैं कि युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर हजारों मछलियों को मार देते थे। अभी युद्ध काल जब चल रहा था तो कुछ नहीं तो बम नदी में फेंक देते जिससे मछलियां मर जाएं और लोग खाना पाएं। तो जीव के उस अपव्यय की जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का कुछ कुछ अनुभव हो सका था। अभी जब नदियों में लोग बम फेंक देते थे कि जानवर जीव जानवर मर जाए, तो इनको कुछ अनुभव उस समय हुआ था कि क्या बीती होगी जब वो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था। लेखक कहते हैं कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है। हमारे जो अनुभव होते हैं बच्चों, वो हमारी अनुभूति जो हम महसूस करते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती, संवेदनाएं, जो हमारी इमेजिनेशन होती है, कल्पना, उनके सहारे हम उन बातों को, उन घटनाओं को आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसात करना मतलब हम अंदर ले लेते हैं। कुछ चीज़ केवल देखने से आपको उस बात की गहराई नहीं समझ में आती। अगर आपने देखा हो, महसूस किया हो और उसकी कल्पना करी हो, तब आपके अंदर वो बात गहरे बैठ जाती है, आत्मसात हो जाती है। जापान जाकर जब हिरोशिमा के अस्पतालों में रेडियो पदार्थ से आहत और कष्ट पा रहे लोगों को देखा और सब देखकर तत्काल कुछ नहीं लिख सका। जब ये जापान गए तो वहाँ पर अस्पतालों में लोगों को देखा जो उस अटैक में घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा था, तो उन लोगों को देखा कितना उनको तकलीफ थी, किस दर्द से वो गुजर रहे। उस अस्पताल में रोगियों के दर्द को देख करके ये बहुत परेशान हो गए और उस समय इन्होंने कुछ लिखा नहीं। एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहे थे, वहीं जापान की बात है, वो सड़क पर घूम रहे होंगे, तभी उन्होंने जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी उजली छाया देखी। एक पत्थर था जो जला हुआ था, उसके ऊपर लंबी सी एक उजली मतलब थोड़ी सफ़ेद सी छाया थी और पत्थर पूरा काला था, वो जला हुआ था। उस छाया को देखकर थप्पड़ सा लगा, मतलब इनको ऐसा लगा जैसे किसी ने इनको थप्पड़ मारा हो, यानी इनको सब कुछ एक झटके से याद आ गया। उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उग आया है और डूब गया। ऐसा लगा एक अंदर कोई सूरज उगा और डूब गया, मतलब कुछ याद आया और एकदम से वो सारी घटनाएं इनके आंखों के सामने आ गई। लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे अणु विस्फोट मेरी अनुभूति पक्ष में आ गया और उनको ऐसा लगा कि वो जो अणुबम का विस्फोट हुआ वो नागासाकी हिरोशिमा में नहीं हुआ, वो उनके अंदर वो विस्फोट हो गया और एक अर्थ में वह खुद हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए। भोक्ता मतलब खुद भोगने वाला। तो ऐसा लगा जैसे कि वो खुद वहाँ पर थे और उन्होंने वो जो विस्फोट हुआ उसको खुद भोगा। वो केवल वो दृश्य देख करके, वो पत्थर पे एक उजली छाया देख करके उनको वो सारी घटना आंखों के सामने घूम गई और ऐसा लगा जैसे सचमुच उन्होंने खुद वहाँ पर वो भोगा हो। मतलब ये उनकी अनुभूति थी, ये उनका एहसास था
और इसी से एक सहज विवशता जागी और उसी से अचानक उनके अंदर की विवशता, एक मजबूरी जागी। किस बात की? लिखने की मजबूरी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। यानी जो अंदर की बेचैनी थी वो बुद्धि से ऊपर हो गई, बुद्धि के ऊपर हावी हो गई वो विवशता, वो आकुलता, वो बेचैनी, जिसने कि उनको संवेदना के क्षेत्र में, यानी सेंसेस उनके जो थे वो जागृत हो गए और उन्होंने कविता लिख दी। और अचानक उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिख दी। जब हुआ था तब नहीं लिखी उन्होंने। आज जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने साक्षात उसका एक दृश्य देखा तो वो संवेदनाएं उनकी जागृत हो गई और हिरोशिमा पर उन्होंने वो कविता लिख डाली। इस कविता को उन्होंने जापान में नहीं बल्कि भारत लौट कर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। जब वो जापान से लौट रहे थे भारत, तो उन्होंने ट्रेन में बैठ करके वो कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे कुछ मतलब नहीं। वो कह रहे मैंने जो कविता लिखी वो कविता अच्छी थी या बुरी थी, उससे कोई मतलब नहीं। कविता क्यों लिखी ये वो बताना चाह रहे हैं कि जिस समय वो घटनाएं घटी, ये द्रवित हुए, लेकिन तब इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने कब लिखा? जब इन्होंने साक्षात उस पत्थर को देखा, उस पत्थर पर एक आदमी की छाया देखी कि एक आदमी उस पत्थर पर ही खत्म हो गया होगा, उस विस्फोट में कहाँ गायब हो गया। बच्चों, इंसान जो थे वो धुआं भाप बन गए थे एकदम से, सेकेंड्स में। मतलब आदमी सोच भी नहीं पाया होगा और वो खत्म हो गया, ये स्थिति थी उसकी। तो वो अनुभव जो था उस पत्थर को देख करके इनको हुआ और उन्होंने वो कविता लिखी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ घटनाएं होती हैं, हम तब नहीं समझ पाते, बाद में कभी हम कुछ उसको देखते हैं, कुछ उसको भोगते हैं, कहीं कोई संवेदनाएं हमारी जागती हैं और तब हमारी लेखनी जो है वो चल जाती है। तो रचनाएं या कविताएं कई प्रेरणाओं से लिखी जाती हैं। कुछ प्रेरणाएं आंतरिक होती हैं, कुछ प्रेरणाएं बाह्य होती हैं। आंतरिक प्रेरणाएं जो अनुभूति से उत्पन्न होती हैं, जो संवेदनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो अनुभव से उत्पन्न होती हैं, वो बहुत गहरी और बहुत अच्छी होती हैं। वो कह रहे हैं मेरी कविता अच्छी थी या बुरी, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने कब लिखी, मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, ये इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये थी बच्चों एक कहानी, मैं क्यों लिखता हूँ। ये एक लेख था और जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो हैं, ये बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। इनके लिखे हुए लेख जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो बहुत सुंदर लेख आपका था, मैं क्यों लिखता हूँ, और इम्पॉर्टेंट है। कृतिका में ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपका एक प्रश्न इसमें से भी आएगा ही बच्चों, और आपके हर पाठ के अंक निर्धारित हैं। ऐसा है नहीं हो सकता कि आप कुछ पाठ छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। आपको हर पाठ के प्रश्न जरूर मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन आपको पढ़ने हर पाठ पड़ेंगे। तो बच्चों, समरी को ध्यान से सुनिए, सुन करके समझ के कहानी समझिए, मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखिए और उनके आधार पर आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर हमेशा पॉइंट में बनाने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको नंबर अधिक से अधिक मिल जाए। राइटर का नाम कोशिश करिए सबके याद हो। अभी आपको पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे न याद हो, कोई बात नहीं, आप केवल अज्ञेय तो लिख सकते हैं। अगर आपके प्रश्न के उत्तर की पहली पंक्ति में अज्ञेय नाम दिखाई दे गया, या लेसन का नाम दिखाई दे गया, पाठ का नाम दिखाई दे गया, तो आप ये समझिए आपको 3 नंबर के प्रश्न में आपका 1 नंबर तो पक्का है। आपने फिर चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो या कितनी भी गलतियां क्यों ना करी हो। तो राइटर का नाम और पाठ का नाम पूछा नहीं जाता, लेकिन आप अगर उसमें लिखते हैं तो आपका एक इम्प्रेशन बनता है और एग्जामिनर जो है वो उस इम्प्रेशन के अंतर्गत आपको नंबर देता है। तो वो भी बहुत आवश्यक है। बच्चों, पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। गुड बाय।